जी गुड मॉर्निंग। क्या बात, आज तो जनसंख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है क्लास के अंदर। चलिए ठीक है। एम आई ऑडिबल? मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? ठीक है जी। बढ़िया, ठीक है। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आपके साथ। वेक्टर्स कंटिन्यू करेंगे आगे हम। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है आपको? ठीक है जी, थैंक्स फॉर दी कंफर्मेशन। आपको स्क्रीन विजिबल है। मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था आप सब लोगों के सॉल्व करने के लिए। प्रूव दैट कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो काफ़ी सारे बच्चों का रिस्पांस मिले मुझे। कुछ ने वेक्टर मेथड यूज़ किया, कुछ ने सिंपल ज्योमेट्री भी यूज़ की। तो जो ज्योमेट्री वाला मेथड है वो मुझे बहुत टफ लगता है, तो आई विल यूज़ दी वेक्टर मेथड टू प्रूव दिस। तो मेरे को कॉस ऑफ ए प्लस बी प्रूव करना है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फॉर दैट मैटर मैं क्या करता हूँ, मैं दो वेक्टर्स लेता हूँ और सपोज ये दोनों वेक्टर्स की लेंथ 1 यूनिट है। एक वेक्टर लेता हूँ जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और ये एक्स एक्सिस के साथ ए एंगल बना रहा है। तो एक वेक्टर ले लेता हूँ मैं 1 यूनिट का जो कि एक्स एक्सिस के साथ ए एंगल बना रहा है और इसको मैं वेक्टर पी बोल देता हूँ। यस, यू कैन अटेम्प्ट दी क्विजेज टुडे। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू कैन अटेम्प्ट दी क्विजेज। अभी मैं आपको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पूरा पढ़ा दूंगा, तो वेक्टर्स की बेसिक थ्योरी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो लेट्स कीप ए टारगेट की सैटरडे तक सारा कुछ फिनिश कर दिया जाए। सैटरडे में मैंने आपके लिए टेस्ट भी प्लान किया हुआ है, तो सैटरडे को एक टेस्ट भी मैं आपके लिए अच्छे वाला लेने वाला हूँ। तो आई विल इन्फॉर्म यू। अभी डिस्कस करेंगे क्लास के एंड पे कि कौन सा टेस्ट कैसे देना है। एक दूसरा वेक्टर मैं वेक्टर क्यू ले लेता हूँ। ये वेक्टर भी 1 यूनिट का है और ये एंगल बी मान लेते हैं। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर आई कैप मान लेता हूँ और वाई एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर जे कैप मान लेता हूँ, तो वेक्टर पी को कंपोनेंट फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है? रेजोल्यूशन आता है ना वेक्टर्स का अपने को। वेक्टर पी को कंपोनेंट फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है? वेक्टर पी के दो कंपोनेंट में जा सकते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। हाँ बिल्कुल। तो पी कॉस थीटा आएगा मेरा एक्स डायरेक्शन में, यानी कि 1 इंटू कॉस ए, और एक आएगा 1 इंटू साइन ए। तो वेक्टर पी कैन बी रिटन एज कॉस ए टाइम्स आई कैप प्लस साइन ए टाइम्स जे कैप। वेक्टर क्यू को क्या लिख सकता हूं? तो वेक्टर क्यू के कंपोनेंट बनाएंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा। तो एक्स एक्सिस में बी बी एंगल बन रहा है, तो ये 1 इंटू कॉस बी और ये 1 इंटू साइन बी। तो क्या लिखूं इसको, बोलो वेक्टर क्यू को? तो ये हो जाएगा कॉस बी आई कैप, ये तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और साइन बी वाला नेगेटिव एक्स में, तो माइनस साइन बी जे कैप। और पी और क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। अब अगर आपसे पूछा जाए पी डॉट क्यू कितना है, तो एक तो वेक्टर पी डॉट क्यू निकालने का तरीका, वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड 1, क्यू का मैग्नीट्यूड 1, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू? इट इज ए प्लस बी, तो इट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी।
So P dot Q is cos of A plus B. और अगर मैं नॉर्मल तरीके से डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो बेसिकली जैसे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, यहाँ जगह नहीं है, इधर नीचे सॉल्व करता हूँ। तो P डॉट Q कैलकुलेट करूं साधारण तरीके से, P को लिखता हूँ cos A I कैप प्लस साइन A J कैप, और Q को लिखता हूँ cos B I कैप माइनस साइन B J कैप। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos A cos B I डॉट I 1 हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस साइन A साइन B और J डॉट J भी 1 हो जाएगा। सो दैट मीन्स P डॉट Q की वैल्यू cos ऑफ A प्लस B आ गई, जो कि cos A cos B माइनस साइन A साइन B के इक्वल है। तो ये हम देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जिसको अदरवाइज ज्योमेट्री से प्रूव किया जाता है। इसका एक रिगरस प्रूफ ज्योमेट्री में मिलेगा आपको, तो आपको जब मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे तो ही विल बी गिविंग प्रूफ फॉर दिस। कुछ बच्चों ने भेजा भी है मेरे पास ज्योमेट्रिकल प्रूफ। आई सजेस्ट देम कि जिन लोगों ने ज्योमेट्रिकली इसको प्रूव किया वो उसको ग्रुप में डाल दे बाकी लोगों की जानकारी के लिए। मैंने कभी इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ नहीं देखा, अभी आख्यान ने भेजा था, और शायद यश ने भी, यश तोषनेवाल ने इसका एक ज्योमेट्रिकल प्रूफ मेरे पास भेजा था। इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि आपका प्रूफ ठीक है तो आप उसको डाल दे, मैंने कभी वो वाला मेथड नहीं देखा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है अब आप लोगों के लिए। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड 2j कैप माइनस 6i कैप प्लस 2k कैप माइनस 2k कैप? सॉल्व इट। सॉल्व करके चैट पे आंसर पोस्ट करें इसका। एक आंसर आया आदित्य अग्रवाल का पाई और कोई 180 डिग्री। तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है,
तो वेक्टर बी इज 2j कैप माइनस 6i कैप माइनस 2k कैप। अगर इसमें से मैं -2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचता है 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। दैट मीन्स वेक्टर बी is -2 times vector A. Therefore, the angle between A and B is 180 degree. B is opposite to vector A. So, angle between A and B must be 180 degree. So, answer is 180 degree. तो मुझे मालूम है आप सभी लोगों ने डॉट प्रोडक्ट यूज किया है और इसलिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि देखो थोड़ी नजरें तेज रखोगे तो जरूरी नहीं है कि डॉट प्रोडक्ट लगाना पड़े। ठीक है, मुझे भी आता वो मेथड और मुझे पता था कि आप लोग उसी मेथड से करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको इस मेथड से करके दिखाया। थोड़ी सी नजरें तेज करो, देख के पता चल जाएगा। अदरवाइज दी प्रॉपर वे इज डॉट प्रोडक्ट। आपको ए और बी दो वेक्टर दिए हुए हैं तो ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा की वैल्यू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आने वाली है। तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ए और बी है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और इसको -6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप लिखते हैं। और मैंने ये जानबूझ के, देखो मैंने ये ना थोड़ा टर्म भी जानबूझ के शफल करके लिखी थी ताकि आपको एकदम से क्लिक नहीं करे कि अरे उसका 2 टाइम्स है। तो मैं चाहता था कि आप ये मेथड ना लगा पाए, तो आई वाज सक्सेसफुल इन दैट, सब डॉट प्रोडक्ट पे चले गए। और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी लिखेंगे तो मॉड ऑफ ए हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 1 और मॉड ऑफ बी हो जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 4। ऊपर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो -18 -2 और नीचे आएगा √11 और 40 √2 √11। तो ये हो जाएगा माइनस का 22/2 इंटू 11, so that is -1. So cos theta comes out to be -1 and that gives you theta is equal to 180 degree और pi radian। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने वेक्टर b में से -2 कॉमन लिया तो अंदर वेक्टर a बच गया। तो आप मैंने ये शो कर दिया कि वेक्टर b इज -2 टाइम्स वेक्टर a। तो यहाँ से पता चल गया कि वेक्टर b इज ऑपोजिटली डायरेक्टेड टू वेक्टर a, सो एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। कोई इशू यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है सभी को? ठीक है, अब मैं आपको लेकर आता हूं मेरे फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट पॉइंट पे कि वेक्टर से क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो ये लेक्चर के नोट्स पूरे पूरे हैं यहाँ पे। ये स्क्रीन मैंने जो आपसे शेयर की हुई इसमें सारे नोट्स हैं आज तक जितने भी थे। तो इसमें हमने सबसे पहली क्लास में एक क्यूबॉइड बनाया था और उसके एंगल निकालने की कोशिश की थी। मैंने D1 और D2 के बीच का एंगल पूछा था आपसे। मैंने एक क्यूबॉइड बनाया था और इस क्यूबॉइड के दो डायगोनल्स मार्क किए थे D1, ये इसके बेस का जो फेस डायगोनल है वो D1 जो A और P को ज्वाइन कर रहा है और इसका जो साइड फेस है उसका डायगोनल D2 जो A और R को ज्वाइन कर रहा है। तो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन था AP वेक्टर और AR वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। तो क्या अभी आप लोग दिख रही है पिक्चर सभी को?
अभी आप लोग डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से ये आंसर निकाल के दिखा सकते हैं कि जो हमने उस दिन क्लास में इतनी मेहनत से निकाला था। क्या आप एपी वेक्टर लिख सकते हैं कितना होगा? आप ए बी के लॉन्ग एक्स एक्सिस मान लो, ए एस के लॉन्ग वाई एक्सिस मान लो, और ए डी के लॉन्ग जेड एक्सिस मान लो। तो आप ए बी लाइन के लॉन्ग एक्स एक्सिस, ए एस लाइन के लॉन्ग वाई एक्सिस, और ए जेड लाइन के लॉन्ग, ए डी लाइन के लॉन्ग जेड एक्सिस, ये तीन एक्सिस मान ले, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। और अब आप एपी वेक्टर को लिख पाएंगे 3i प्लस 4j, बिल्कुल सही। और आप ए आर वेक्टर को क्या लिख पाएंगे? ए आर वेक्टर को लिख पाएंगे 4j प्लस 5k, राइट। तो अब मेरा एपी वेक्टर बन गया 3i प्लस 4j, और मेरा ए आर वेक्टर बन गया 4j प्लस 5k। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो ऊपर आ जाएगा 3i प्लस 4j, और 4j प्लस 5k का डॉट प्रोडक्ट 16 आएगा। और नीचे आएगा मॉड ऑफ ए, तो 3 और 4 वाले का मॉड 5, √5 नहीं 5, और 4 और 5 वाले का आ जाएगा √16 और 25 √41। तो cos थीटा की वैल्यू 16/5 √41। तो ये एंगल आ गया D1 और D2 के बीच में। कैसे ही आंसर था, क्या देखूं? दिख रहा है ना आपको कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन जो मैंने की है यहाँ पर? हाँ पर ये कैलकुलेशन, हाँ ये रहा 32/10 √41, ये निकाला था हमने। तो एक अच्छी खासी ज्योमेट्री की प्रॉब्लम को सिंपल अलजेब्रा में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। क्लियर? ठीक है, तो वेक्टर्स का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आना चाहिए, व्हाई वी आर स्टडिंग वेक्टर्स। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि वेक्टर्स का यूज ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स को बहुत सिंपलीफाई करने के काम आ जाता है। तो अगर आप वेक्टर्स को अच्छे से समझ पाएंगे तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैथमेटिक्स वाले तो आपको बहुत तसल्ली करवा देंगे इसकी। मैं तो बहुत एलिमेंट्री लेवल पे वेक्टर्स यूज करने वाला हूँ। 3D में वेक्टर्स का फायदा बहुत रहता है ना, वेक्टर्स को 3D में लिखने का। 3D ज्योमेट्री को ज्योमेट्रिकली ट्रीट किया जाए तो 3 डायमेंशन टफ हो जाती है। ठीक है जी, और देखते हैं डॉट प्रोडक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। हाँ ठीक है बेटे, मैं जरा ये कंप्लीट कर लूँ उसके बाद डिस्कस करते हैं। सपोज ये मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए,
तो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यूजफुल है टू कैलकुलेट द कंपोनेंट ऑफ अ गिवन वेक्टर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर। जैसा कि अभी तक हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करते आए हैं, हम रिपीटेडली वेक्टर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं। और नॉर्मली जब हम वेक्टर के कंपोनेंट्स बना रहे थे तो हमने वेक्टर के कंपोनेंट दो रेक्टेंगुलर डायरेक्शंस में बनाए, और आई कैप और जे कैप के अलोंग। अब इन जनरल सपोज ये कोई वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर ए, और एक मेरे पास कोई डायरेक्शन है विच इज स्पेसिफाइड बाय वेक्टर बी। ठीक है, तो ये कोई एक डायरेक्शन है विच इज स्पेसिफाइड बाय वेक्टर बी, एंड आई वांट टू रिजॉल्व वेक्टर ए into two components, one is parallel to b and other is perpendicular to b। तो मैं वेक्टर ए के कंपोनेंट्स बनाना चाहता हूँ पैरेलल टू बी एंड परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, तो वी नो दैट कि अगर ये एंगल थीटा है तो ए पैरेलल की वैल्यू ए कॉस थीटा आने वाली है, और ए परपेंडिकुलर की वैल्यू ए साइन थीटा आने वाली है। अब इसमें ए वेक्टर इज बेसिकली द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ए परपेंडिकुलर और ए पैरेलल। जो ए पैरेलल वेक्टर है वो बी की डायरेक्शन में है, तो क्या मैं वेक्टर ए पैरेलल को ए कॉस थीटा इंटू बी कैप लिख सकता हूं? व्हाट इज बी कैप? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो ए पैरेलल को लिखा जा सकता है ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। फर्दर वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट ए बी इंटू कॉस थीटा होता है, तो ए कॉस थीटा की वैल्यू ए डॉट बी अपॉन बी लिखी जा सकती है। ए कॉस थीटा की वैल्यू वेक्टर ए डॉट बी अपॉन बी लिखा जा सकता है। सो फाइनली व्हाट आई कैन राइट इज ए पैरेलल component of a parallel to b, this is a cos theta times b cap, which is a dot b divided by b, this whole thing into b cap। तो ये हमारे पास एक तरीका है किसी भी वेक्टर ए का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट। नाउ हाउ डू आई ऑब्टेन बी कैप? वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाने के लिए बहुत सिंपली उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो वेक्टर बी को बी से डिवाइड कर दोगे मैग्नीट्यूड से, तो यू विल गेट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी। हाँ जी, लास्ट पार्ट में क्या रिपीट करना है? वाई सेड ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, ये तो हमें मालूम ही है। यहाँ से मैं बी को इधर डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ, तो वाई गेट ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई बी। अब ए पैरेलल की वैल्यू थी ए कॉस थीटा इंटू बी कैप, तो ए पैरेलल इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, बी कैप में ए कॉस थीटा को रिप्लेस कर दिया मैंने ए डॉट बी बाई बी से। सो वेक्टर ए पैरेलल विल बी इक्वल टू ए डॉट बी बाई बी टाइम्स बी कैप। अब मैं ये बता रहा था कि वेक्टर बी कैप कैसे ऑब्टेन होगा। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग वेक्टर बी बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो आई कैन फर्दर राइट दिस एज ए पैरेलल इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय बी, और दिस टाइम्स बी कैप इज वेक्टर बी बाय बी। तो इसको अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। अब इसको ए डॉट बी बाय बी स्क्वायर इंटू बी वेक्टर लिखा जा सकता है, या फिर कभी कभी आप देखेंगे बजाय बी वेक्टर लिखने के बी कैप की टर्म्स में, ये भी बी कैप है और बी वेक्टर बाय बी 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 कैप है, तो इसको ए डॉट बी कैप टाइम्स बी कैप भी लिखा जा सकता है। तो यू कैन राइट इट एनी वे, ए वेक्टर का बी के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट ए पैरेलल।
So therefore I can write A perpendicular as vector A minus A parallel, क्योंकि इन दोनों का सम A के बराबर है. Yes, definitely we can say right की तरफ B कैप है तो लेफ्ट की तरफ माइनस B कैप होगा. तो A perpendicular is A vector minus A parallel, that is A vector minus A dot B cap times B cap. So this is the component of A perpendicular to B. कोई डाउट? हाँ जी, क्या डाउट? ठीक है, एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन is given as v is equal to 3 I cap plus 4t j cap. Find the component of acceleration of the particle in the direction of velocity. No, this quantity is not given to be scalar. अगर आपसे दो चीजें पूछी जाती हैं, the component of vector A in the direction of B is not a scalar. आपसे एक टर्म पूछी जाती है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी. ध्यान से नोट करना जरा. एक टर्म आपसे पूछी जाती है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज दिस लेंथ एंड दिस इज ए कॉस थीटा. ऐसा नहीं है कि स्केलर है. बस अगर केवल प्रोजेक्शन पूछा आपसे तो आप आंसर ए कॉस थीटा दे देंगे. लेकिन अगर आपसे पूछा हुआ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, देन इट इज ए कॉस थीटा इनटू बी कैप. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं अब आप.
I've received the response. आदित्य का आंसर ठीक लग रहा है. तो वेलोसिटी अपने को गिवन है 3i कैप प्लस 4t j कैप. पहले तो डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. एक्सेलरेशन विल बी dv/dt. तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 3i कैप का डेरिवेटिव 0, 4t j कैप का डिफरेंशिएशन 4j कैप, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. तो एक्सेलरेशन आ गई 4j कैप. अब अपने को कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी निकालना है. तो दिस विल बी a.v कैप टाइम्स v कैप. v कैप कैसे निकलेगा? तो v कैप हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय √3² प्लस 4² 5. तो ये हो जाएगा 4j कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप बाय 5. ये मैंने v कैप लिखा और एक और बार v कैप 3i कैप प्लस 4j कैप बाय 5. कुछ गलत किया क्या मैंने? हाँ, बहुत बड़ी गलती की है. ये 4t था, मैंने तो पता नहीं क्या लिख दिया. सो दिस इज 4t j कैप. तो ये हो जाएगा √9 प्लस 16t². यहाँ एक t आएगा, यहाँ एक t आएगा और डिनोमिनेटर में 9 प्लस 16t² आएगा और यहाँ भी डिनोमिनेटर में √9 प्लस 16t² आएगा. जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16t. 4j.i 0 हो जाएगा, j.j वाली टर्म 16t और नीचे आ जाएगा √9 प्लस 16t² टाइम्स 3i कैप प्लस 4t j कैप. So this is the component of acceleration parallel to velocity. हाँ, स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, वो स्क्वायर रूट हट जाएगा. तो इट इज 9 प्लस 16t². ठीक है, कोई डाउट किसी को? Then we talk about cross product. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से ध्यान से समझेंगे.
हाँ जी, आई कैन स्क्रॉल अप, बोलो क्या नोट करना है। यदि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं तो इट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। It is defined as a vector quantity. तो it is represented as A cross B. तो it has a magnitude A B sin theta. So the magnitude is A B sin theta, and obviously when I am talking about magnitude, so mod, right? And it has a direction is defined as perpendicular to both vector A as well as vector B. तो हमने A क्रॉस B को डिफाइन किया है सच दैट इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू ए बी साइन थीटा, और इसको हमने एक डायरेक्शन असाइन किया विच इज परपेंडिकुलर टू A एंड B, दोनों के परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, A और B के परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखेंगे जरा, एक वेक्टर A और वेक्टर B अगर दो वेक्टर्स हैं तो आई कैन ऑलवेज डिफाइन अ प्लेन दैट कंटेन्स बोथ दी वेक्टर्स, और इनके बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है, नॉट नेसेसरली 90 डिग्री। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को मैं हमेशा एक प्लेन में कन्फाइन कर सकता हूं। नाउ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी। इसका क्या मतलब है, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस बी या तो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड हो सकता है या नीचे की तरफ डायरेक्टेड हो सकता है। तो दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी। तो मान लो ये एक्स वाई प्लेन है तो ये जेड एक्सिस के लॉन्ग हो गया, अगर ये एक्स वाई प्लेन है। फिलहाल एक्स वाई प्लेन नहीं बोलते। सो दिस इज द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब ए क्रॉस बी अपवर्ड भी डायरेक्टेड हो सकता है, डाउनवर्ड भी डायरेक्टेड हो सकता है। सो हमने एक कन्वेंशन ली है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन या तो अप होगी या डाउन होगी। तो इट हैज बीन असाइंड अ डायरेक्शन which is defined by right hand screw rule। ये राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, तो राइट हैंड स्क्रू रूल ये होता है कि अगर मैं एक स्क्रू लूं, if I take a screw and I place the tip of the screw
at the point of intersection of A and B. And if I turn the screw in the direction of A cross B means from A to B. When I use the word A cross B means A to B. So this is the sense. A cross B means A to B. So if I turn the screw from A to B, tell me whether it is going to move up or down. आपके घर में कोई भी स्क्रू, यू कैन चूज एनी स्क्रू, ऑल स्क्रूज सेटिस्फाई दिस कंडीशन. जितने स्क्रू होते हैं सभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. सभी तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट सभी 99.9% स्क्रू इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. बोलो ये, अगर मैं इसको ए से बी की तरफ टर्न करूंगा तो ये ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ एडवांस करेगा, अप या डाउन? सो इट विल मूव अप. तो अगर मैं इसको ए से बी की तरफ टर्न करूंगा तो इट इज गोइंग टू एडवांस अप. सो ए क्रॉस बी इज डायरेक्टेड अपवर्ड. And therefore B cross A is directed downwards. तो हमने A क्रॉस B को जो डायरेक्शन असाइन की, B क्रॉस A को उससे ऑपोजिट डायरेक्शन असाइन कर दी. तो डॉट प्रोडक्ट में A डॉट B लिखो या B डॉट A लिखो, एक ही बात आती है. लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B और B क्रॉस A have been assigned opposite directions. Vectors हैं, they have been assigned opposite directions. मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, ए बी साइन थीटा, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी. तो मैं ये बोल रहा हूं कि ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट को एक वेक्टर की तरह डिफाइन किया गया है, और ये वेक्टर जो है ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है. तो ए और बी को आप एक प्लेन में ड्रॉ करें, दो वेक्टर्स एक प्लेन में हमेशा ड्रॉ किए जा सकते हैं. तो अगर आप दोनों वेक्टर्स को एक प्लेन में ड्रॉ करें तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे उस डायरेक्शन में ए क्रॉस बी होना चाहिए. और फिर मैं राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल में ये समझा रहा हूँ, राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं इसको. अगर आप एक राइट हैंडेड स्क्रू, इसको राइट हैंडेड स्क्रू भी बोलते हैं. दिस स्क्रू हैज टू बी राइट हैंडेड. तो आप इस राइट हैंडेड स्क्रू की टिप को ए और बी की इंटरसेक्शन पे रखें और उसके बाद इस स्क्रू को टर्न करें ए से बी की तरफ. तो जिस डायरेक्शन में ये एडवांस करेगा वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी. आपने देखा है ऐसा, जितने भी आपके घर में बॉटल्स हैं, जितने भी बॉटल्स हैं, वाटर बॉटल हो कोई भी बॉटल हो, उन सब का जो ढक्कन है ऊपर कैप, उस कैप को ऊपर से आप देखो तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने पर ही खुलती है वो. तो सभी कैप्स को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करो तो वो ऊपर की तरफ आती है. तो ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है कि हाँ भैया एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की तरफ. अगर कोई मैन्युफैक्चरर उल्टी कैप बनाएगा तो लोगों को आदत पड़ी होगी एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की, और उसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो खुलने की वजह बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा. सो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ये कि हाँ भैया जितने भी आपके कैप्स बनेगी वो सभी एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर बाहर की तरफ ऊपर की तरफ आएंगी. आपकी वॉश बेसिन पे जो टैप्स होती है उसमें भी ऐसा ही रहता. तो बेसिकली द आइडिया इज कि ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है. ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को ऑपोजिट डायरेक्शन असाइन की गई है. अगर ए और बी के बीच में एंगल 0 डिग्री है, ए इज पैरेलल टू बी, देन ए क्रॉस बी इज ऑब्वियसली 0. if vector a is parallel to b then theta is 0 degree,
and then A cross B is going to be 0. तो for parallel vectors A cross B is 0. परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, पैरेलल वेक्टर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ये जो हमारे यूनिट वेक्टर है आई कैप, जे कैप एंड के कैप, they form a right-handed Cartesian coordinate system. They form a right-handed Cartesian coordinate system. और इसका मतलब ये है कि they follow the right hand cross product rule या right hand screw rule, right hand cross प्रोडक्ट रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। और इसके अकॉर्डिंग आई क्रॉस जे की डायरेक्शन के वाली होनी चाहिए, के क्रॉस आई वाली डायरेक्शन जे होनी चाहिए, और जे क्रॉस के वाली डायरेक्शन आई होनी चाहिए। Obviously, I cross I is going to be 0. I cross I is 0, J cross J is 0, and K cross K is 0. इसको मैं राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोल देता हूँ, राइट हैंड सिंपली राइट हैंड रूल भी बोल देता हूँ, या राइट हैंड थंब रूल भी बोल देता हूँ। और इसको राइट हैंड थंब रूल बोलने का मतलब समझें, अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को, राइट हैंड लग रहा है क्या ये, तो ये राइट हैंड का थंब है, ये फोर फिंगर, और ये मिडिल फिंगर। नहीं, फोर फिंगर मिडिल फिंगर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ और ही बना रहा था। तो राइट हैंड है ये हमारा, मेरा राइट हैंड बहुत ही बुरा बन रहा है, दोबारा बनाना पड़ेगा, सारा नजर लगा दी तुम लोगों ने। लेफ्ट लग रहा है तुम लोगों को, तो दोबारा से बनाता हूँ। तो अभी लग रहा है ये, तो राइट हैंड रूल ये कहता है कि अगर आपके राइट हैंड के फिंगर्स के कर्ल की सेंस अगर ए से बी की तरफ है, तो आपका थंब ए क्रॉस बी की तरफ पॉइंट करेगा। तो अगर आपके, हाँ जी बिल्कुल, थम्स अप। तो अगर आपके राइट हैंड की फिंगर्स के कर्ल करने की सेंस, ये नकली हाथ है, इसमें बिल्कुल कोई लाइंस नहीं है, इसकी हाथ की लकीरें बर्बाद हैं बिल्कुल इस आदमी की। तो लग रहा है आपको, इफ योर राइट हैंड फिंगर्स दे कर्ल इन द सेंस ए क्रॉस बी, देन थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। आप यहाँ पे ये वाली चीज को ऊपर वाले डायग्राम में अप्लाई करके देखे। जस्ट इमेजिन दैट योर राइट हैंड इज प्लेस्ड ऑन दिस प्लेन
and you try to line your fingers, the sense of curl of your fingers from A to B, मतलब ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। तो राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं इसको। तो आई कैप, जे कैप और के कैप इस राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेटिस्फाई करते हैं। तो राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है कि ये राइट हैंडेड स्क्रू रूल या राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल को सेटिस्फाई करता है। और ध्यान से देखना जरा, इसमें राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब भी ड्रॉ किया जाएगा तो आई कैप और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट के कैप के लॉन्ग आएगा। तो दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप। लग रहा है ऐसा आपको? आई क्रॉस जे के की तरफ आ रहा है। तो आई क्रॉस जे के कैप, यहां देखना जे क्रॉस के, देखो चेक करके आई कैप के लॉन्ग दिख रहा है आपको जे क्रॉस के? एंड के क्रॉस आई, जे कैप की तरफ दिख रहा है। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, इफ you are an observer and you sense the cross product as anti-clockwise, then the direction is towards you. If you are an observer and you sense the cross product as anti-clockwise, then the direction is towards you. समझते हैं जरा ध्यान से। इस डायग्राम में ये आई कैप है सपोज एक्स एक्सिस, और ये जे कैप है। क्या आप जानते हैं के कैप किधर होता है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? बाहर की तरफ, बिल्कुल टुवर्ड्स अस। तो एज यू आर एन ऑब्जर्वर, अब आप मुझे बताओ आपको आई क्रॉस जे की डायरेक्शन क्या दिख रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से उल्टा, घड़ी की सुइयां इस तरफ चलती हैं उससे उल्टी दिशा में घूम रहा है ना आई क्रॉस जे का सेंस। तो आई क्रॉस जे इज एंटी क्लॉकवाइज, एंड एंटी क्लॉकवाइज मीन्स बाहर की तरफ। बाहर को एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और डॉट मतलब बाहर की तरफ वेक्टर। और आप इसमें आप अपने राइट हैंड को स्क्रीन पे रख के देखे, सच दैट आपकी फिंगर्स की कर्ल करने की सेंस आई से जे हो, तो आपके थंब की टिप आपकी तरफ पॉइंट कर रही होगी, तो बाहर की तरफ पॉइंट कर रही होगी, दैट इज के कैप। हाँ जी, एम आई ऑडिबल?
स्क्रीन दिख रही है आपको? ठीक है, तो इस डायग्राम की बात करता हूं। यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वर फिक्स अप करता हूं। दिस इज एन ऑब्जर्वर हु इज ट्राइंग टू चेक आउट द डायरेक्शन ऑफ के क्रॉस आई। ये ऑब्जर्वर मैंने यहाँ पे सेट किया और ये के क्रॉस आई की डायरेक्शन निकालना चाहता है। तो इस ऑब्जर्वर को के क्रॉस आई क्लॉकवाइज दिख रहा है या एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है? क्लॉकवाइज दिख रहा है। और अगर इसको क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इसके लिए के क्रॉस आई अंदर की तरफ होगा, इससे अवे, अवे फ्रॉम दिस ऑब्जर्वर। तो अवे फ्रॉम दिस ऑब्जर्वर यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। Suppose vector A is up and vector B is due south. What is the direction of A cross B? सोहम को ओवर ईट्स याद आ रहा है, क्या हो गया है? अप और नॉर्थ में फर्क होता है। अप मतलब ऊपर, नॉर्थ मतलब नॉर्थ की तरफ। तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, एंड दिस इज अप एंड दिस इज डाउन। अजिंक्य माइक ऑफ कर। तो एक वेक्टर आपको दिया हुआ है अप, तो वेक्टर ए इज अप एंड वेक्टर बी इज साउथ। तो ए क्रॉस बी विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि ईस्ट पे अगर आप कोई ऑब्जर्वर सेट करेंगे तो इसको ए क्रॉस बी एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। हाँ जी, सिद्धार्थ शर्मा, क्या डाउट है? यस, अनम्यूट करो, बोलो। हेलो हाँ जी बेटा। सर, जैसे आदित्य ने पहले पूछा था कि अगर दो पैरेलल वेक्टर्स है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो सर मैथमेटिकली तो साइन थीटा 0 होगा, तो ए क्रॉस बी भी 0 होना चाहिए, लेकिन उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा फिर? हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट रोटेशन मेजर करने के काम आता है। तो अगर आप ए से बी की तरफ टर्न कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करने के काम आता है ये।
तो अगर आप ए और ए की बात कर रहे हैं तो कोई टर्निंग हो ही नहीं रही है आपकी, तो ए क्रॉस ए तो 0 सर वाला। अगर दो वेक्टर्स जो पैरेलल नहीं है, मतलब कोई भी एंगल पे बट नॉट पैरेलल, तो एरिया एरिया भी सिग्निफाई कर सकता है ना ए क्रॉस बी? हाँ वो अलग से बात करेंगे उस बारे में, ओके, ज्योमेट्रिकल थैंक यू सर। सिग्निफिकेंस बताऊंगा। ए डॉट बी वाज ए कॉस थीटा इनटू बी, राइट। हम्म तो ये दो वेक्टर्स ए और बी अगर हैं तो उनके एक दूसरे की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है ए का बी की डायरेक्शन में वो ए कॉस थीटा है, और परपेंडिकुलर वाला ए साइन थीटा है। जब पैरेलल वाले कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई कर रहे थे तो डॉट प्रोडक्ट लेकर आ रहे थे, जब परपेंडिकुलर वाले मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्रॉस प्रोडक्ट लेकर आ रहे थे। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। यस, हाँ, एंटी पैरेलल में थैंक भी यू जीरो सर। ही होगा। तो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट आपका एक वेक्टर का दूसरे के पैरेलल वाला परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट रिप्रेजेंट करने के काम आने वाला है। इनफैक्ट जो आपने अभी एरिया की बात की तो उसके लिए मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, एरिया वेक्टर। एक प्लेन सरफेस अगर आपके पास है तो प्लेन सरफेस कैन बी असाइंड अ डायरेक्शन, इनफैक्ट अ यूनिक डायरेक्शन बाय अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। क्या भाई, किसी प्लेन सरफेस की स्पेस में ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी प्लेन सरफेस की स्पेस में ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, और वो परपेंडिकुलर वेक्टर उस सरफेस की ओरिएंटेशन डिफाइन कर सकता है। जैसे कोई प्लेन सरफेस एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, या वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, या एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है, तो ये यूनिक डायरेक्शन है ना। हाँ एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है कोई प्लेन, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये के कैप के परपेंडिकुलर है। के कैप वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई भी प्लेन बनाओगे तो वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल ही आने वाला है। हाँ ठीक है, दो डायरेक्शंस आएंगी वो हम स्पेसिफाई कर लेंगे उसमें से कि कौन सी लेनी है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि देखने वाला कहाँ है। अगर आप एक तरफ से देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। हम प्लेन सरफेसेस की डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास सपोज ये कोई प्लेन सरफेस है, उसको हम एक वेक्टर डिफाइन कर देते हैं, तो वी एसोसिएट अ वेक्टर ए टू अ प्लेन सरफेस, इसका एक मैग्नीट्यूड असाइन कर देते हैं, विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दैट सरफेस, और इसको डायरेक्शन असाइन कर देते हैं परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। आप अपनी चॉइस से दोनों में से कोई भी डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे जब हम एरिया वेक्टर्स को डिफाइन करेंगे तो वी विल मेक अ कन्वेंशन की एरिया वेक्टर किधर को लेना चाहिए। दो डायरेक्शन हो सकते हैं किसी भी प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर। तो बेसिकली ए वेक्टर इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू एरिया, और साथ में लगा देते हैं एन कैप, एंड एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस। एन कैप इज अ
यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस। तो हाउ टू फाइंड एन कैप? तो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर मेरे को अगर एक वेक्टर कैलकुलेट करना है तो कैसे करूं? उस प्लेन में कोई भी दो वेक्टर ले लो, ए और बी, और ए क्रॉस बी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी से डिवाइड कर दोगे अगर आप, तो आपके पास एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में। और ए क्रॉस बी वी ऑलरेडी नोट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए आप बहुत आसानी से उसके अंदर दो वेक्टर्स यूज करके उनका क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके आप एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। हाँ जी आदित्य बोलो। सर आप सुन सकते हैं? सर तो आपने जैसे बोला ये जो n वेक्टर होगा दिस विल बी a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड। जी सर। या सर तो जो आपने पहले एरिया वेक्टर एक्सप्लेन किया था दैट इज एरिया टाइम सम वेक्टर राइट, लाइक ये यूनिट वेक्टर राइट सर, एंड यू सेड दिस विल गिव इंक्लिनेशन और ओरिएंटेशन इन स्पेस। सर तो इसमें कुछ स्क्वायर टर्म आनी चाहिए ना फॉर द वेक्टर, लेकिन इसमें तो हम देख रहे सिर्फ एक ही आएगा। स्क्वायर टर्म आनी चाहिए मतलब? सर देखिए आपने ये एरिया डिफाइन किया सर, तो मैं पूछ रहा हूँ इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा? एरिया वेक्टर कैसे हो सकता है? एरिया वेक्टर कैसे हो सकता है को आप समझें कि हम एक वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, हमने उसको एक मैग्नीट्यूड असाइन कर दिया इक्वल टू एरिया ऑफ दैट सरफेस, और हमने उसको एक डायरेक्शन असाइन कर दी, हमने उसको एक डायरेक्शन असाइन कर दी विच इज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। ओके सर। ठीक है, हाँ तो ये हमने डायरेक्शन असाइन कर दी उसको। ओके राइट अब आप जरा ध्यान से समझें, इसके लिए मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूं कि आप इसके साथ साधारण वेक्टर्स वाला ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, एक प्रिज्म शेप ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है, वेज है काइंड ऑफ, राइट। जी सर। और इसकी मैं कुछ डायमेंशंस ले लेता हूँ, सपोज ये ए ले लेता हूँ, ये बी ले लेता हूँ, और ये हाइट इसकी एच ले लेता हूँ। जी सर। इसके कितने सरफेसेस हैं? इसके कितने सरफेसेस हैं? 5। 5 सरफेसेस हैं इसके। तो एक हाँ। ये इंक्लाइंड सरफेस है, एक इसका बॉटम फेस है, जी। 2 ट्रायंगुलर साइड वॉल्स हैं, और एक वो रेक्टेंगुलर साइड वॉल है। राइट तो इसको मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ साइड व्यू इसका एक तरफ से, दिस इज बी, दिस इज एच, और And सपोज that's दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, मुझे बताओ ये जो इसका ये वाला सरफेस है, कौन सा वाला? ये जो मैं हाँ। शेड कर रहा हूँ, इसका एरिया कितना होगा? a into root of b square plus h square। थीटा की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं इसको, तो ये वाला एरिया हो जाएगा a इंटू बी बाई कॉस थीटा, राइट। हाँ। तो ये वाला एरिया ये हो जाएगा a इंटू बी बाई कॉस थीटा, और इसको मैं एक डायरेक्शन असाइन कर देता हूँ वैसे। उससे तो हम वैसे भी डिफाइन कर सकते थे a into h by sin थीटा। हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पसंद हो वो ले ले, ठीक। जी सर। और अब ये जो इसका साइड फेस है ये वाला, वो हाँ। जो एक रेक्टेंगुलर फेस है जिसकी एक एज एच है और एक एज ए है, जी सर। उसका एरिया कितना होगा? h है।
और उसको मैंने एक कन्वेंशन बना ली, एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ लेना है। कोई भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास है, कोई भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास है, तो मैं आउटवर्ड नॉर्मल के लॉन्ग लूंगा उसका एरिया वेक्टर, राइट? जी सर। तो आउटवर्ड नॉर्मल के लॉन्ग लूंगा, तो इसका एरिया वेक्टर मैं इधर को लूंगा, कितना? AH, राइट? जी सर। और इसका एरिया कितना होगा बॉटम फेस का? BA। A इंटू बी, राइट? हाँ। अब आप मुझे ये बताओ, ये एंगल थीटा है अगर जो मैंने लिया है, तो ये एंगल भी थीटा आएगा? जी सर। कैसे? सर वो देखो, वो तो हो गया, ये तो 90 माइनस 90 थीटा हो माइनस गया, थीटा होगा, और तो वो ये थीटा हो जाएगा, और ये उसका और वर्टिकली ऑपोजिट थीटा हो गया, ठीक है? मैंने दूसरे वे से किया, मैंने चलो देखा कोई बात नहीं। अब इस ए वेक्टर के अगर मैं कंपोनेंट्स बनाऊं, तो ये वाला कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा। जी। ए वेक्टर कितना लिखा था हमने? AB बाय cos थीटा। तो उसका ये वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई? AB tan थीटा। tan थीटा को h बाय बी लिख सकता हूँ। हाँ। ए इंटू एच के बराबर आ गया, जी। इसके बराबर। और ए कॉस थीटा, ए कितना था? ए बी बाई कॉस थीटा इनटू इंटू cos कॉस थीटा। थीटा, तो ये ए बी के बराबर आ गया। तो कंपोनेंट्स और प्रोजेक्शंस, वेक्टर्स में प्रोजेक्शंस लेते हैं ना हम, तो जब मैं इस एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट करके इसकी प्रोजेक्शंस बना रहा हूँ, तो वो प्रोजेक्शंस आ रही है ना मेरे पास, तो इसका नॉर्मल वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है ना ये। जी सर। दिस इज व्हाट आई वांट टू शो। तो ओके। मैं एक सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर, जिसको मैं उसके एरिया के बराबर ले लूं, तो उसके साथ मैं नॉर्मल वेक्टर वाली ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। जी सर। इसलिए हमने एरिया को एक वेक्टर की तरह डिफाइन कर लिया, इसके साथ हम नॉर्मल वेक्टर अलजेब्रा लगा सकते हैं। यस सर। ठीक। अंडरस्टूड। ठीक। दूसरी चीज, सपोज मेरे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इधर को होगी, दोनों के परपेंडिकुलर, ए के भी और बी के भी, और इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा आएगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब जरा ध्यान से देखना फिगर के अंदर, अगर मैं ए और बी का पैरेललोग्राम बना दूं, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना आएगा? अगर मैं ए और बी का पैरेललोग्राम बना दूं, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना आएगा? ए बी साइन थीटा ही तो आएगा। क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया? ए बी साइन थीटा होता होगा ना। तो ए क्रॉस बी सीधा सीधा मेरे को एरिया वेक्टर ऑफ दिस पैरेललोग्राम दे देगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक और सिग्निफिकेंस भी है, आपको किसी प्लेन सरफेस का एरिया ही दे देगा सीधे सीधे, और अलोंग विद ओरिएंटेशन। तो इसलिए आप एरिया वेक्टर वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि वी वेरी वेल नो दैट ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, और ये सारी वेक्टर की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, और ए क्रॉस बी की वैल्यू अपने आप से उस शेप के एरिया के बराबर आ रही है, तो मैं एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। ठीक है। कोई डाउट किसी को?
चलिए दैट्स कूल, बहुत बढ़िया हो गया। तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट इसका सारा हमने कंप्लीट कर लिया वेक्टर्स का। अभी इस पे थोड़ी हम स्किल बेस्ड प्रॉब्लम्स और करेंगे। तो एक तो आपके साथ मॉड्यूल सॉल्व किया, शेयर किया हुआ, उसके क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। और बिगिनर बॉक्स 8 के क्या क्वेश्चंस पूछना चाह रहे थे आप मेरे से, पूछो। बिगिनर बॉक्स 8 का है जो मैंने आपके साथ मॉड्यूल शेयर किया हुआ है वो उसमें। अच्छा हाँ, वो रह गया यार आदित्य, थैंक यू याद दिलाने के लिए। ए क्रॉस बी को सॉल्व करने के लिए एक चीज रह गई। अगर वेक्टर ए x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है, और वेक्टर बी x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप है, तो a क्रॉस b कितना होगा? तो ए क्रॉस बी अब करेंगे तो एक बात तो वही है, करना तो वही है जैसे डॉट प्रोडक्टिव एक्सपेंशन की थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के। x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप क्रॉस कर देंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप से। और जब इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक बार इसको इसके साथ, फिर x1 y2 फिर x1 z2। जब x1 और x2 करेंगे तो y क्रॉस i 0 हो जाएगा, x1 y2 करेंगे तो y क्रॉस j k हो जाएगा, x1 z2 करेंगे तो y क्रॉस k j हो जाएगा, माइनस j हो जाएगा। इसका एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है सॉल्व करने का, तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। i कैप j कैप k कैप आपने ऐसे लिख लेना है। उसके बाद a क्रॉस b करना है तो पहले a वाले कॉफिशिएंट्स लिखने हैं x1 y1 z1, फिर b वाले कॉफिशिएंट्स लिखने हैं x2 y2 और z2, और उसके बाद इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये आंसर आएगा आपका प्लस आई इंटू y1 z1 y2 z2 माइनस जे इंटू, ध्यान से देखना जब प्लस आई लिखा तो आई वाली टर्म्स छोड़ दी और ये वाला y1 z1 और y2 z2 लिख लिया। फिर माइनस जे, जब माइनस जे किया तो जे वाली टर्म्स छोड़ दी दोनों, और x1 x2 सॉरी x1 z1 और x2 z2 लिख लिया। फिर लास्ट में k टाइम्स, और इस बार k वाली दोनों टर्म छोड़ दी तो ये और ये छोड़ दिया, और मेरे पास बचा x1 y1 और x2 y2। और इसके बाद इनका क्रॉस प्रोडक्ट के सॉल्व कर देना, तो y1 z2 माइनस y2 z1, x1 z2 माइनस x2 z1, x1 y2 माइनस x2 y1। तो आपका आंसर आएगा i इंटू y1 z2 माइनस y2 z1 माइनस j इंटू x1 z2 माइनस x2 z1 प्लस k इंटू x1 y2 माइनस x2 y1। So this is how you solve for A cross B. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? माइनस जे कैप क्यों आया? तो बेटे वो तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आएगा उसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया, इसमें माइनस आ रहा था तो माइनस लिख दिया, उसमें क्या है। सो हम एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट अ शॉर्ट मेथड टू रिमेम्बर दिस रिजल्ट। इसको इससे मल्टीप्लाई करो नॉर्मल तरीके से, आई क्रॉस आई 0 लिखो, आई क्रॉस जे के लिखो, आई क्रॉस के आया तो माइनस जे लिखो। बस इसी में प्लस माइनस प्लस, प्लस आई माइनस जे प्लस के, दैट्स ऑल। प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आई माइनस जे प्लस के, ऐसे ही लिखना है।
सपोज एक प्लेन है that passes through A00, 0B0 and 00C. We want to write a unit vector perpendicular to this plane. तो कैसे करेंगे? So the idea is आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, A जिसके कोऑर्डिनेट है A00, B 0B0 और C 00C. So you can obtain two vectors AB and AC, and then you can use AB cross AC and you can make a unit vector out of this. So let us write vector AB. AB vector हो जाएगा position vector of B minus position vector of A. So this will be minus AI cap plus BJ cap. And if I write vector AC, it will be minus AI cap plus CK cap. Now let us write AB cross AC. AB cross AC के लिए हम क्या करते हैं? I cap लिखते हैं, J cap लिखते हैं, K cap लिखते हैं. पहले AB के कंपोनेंट्स लिखते हैं. इट इज माइनस A B 0. उसके बाद AC के लिखते हैं. AC का हो जाएगा माइनस A 0 C. उसके बाद आप यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लिखो और ये हो जाएगा I इंटू B00C माइनस J इंटू माइनस A0 माइनस AC प्लस K इंटू माइनस AB माइनस A0. तो ये हो जाएगा BC I कैप प्लस AC J कैप प्लस AB K कैप. तो ये आ गया मेरे पास AB क्रॉस AC. तो यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे. प्लस माइनस प्लस तो याद रखना है यार, प्लस I माइनस J प्लस K. ये तो केवल एक मेमोराइज करने का तरीका है. ये मैंने आपको यहाँ याद दिलाया प्लस माइनस प्लस. इसमें सोचना कुछ नहीं है कि प्लस किसको लेना और माइनस किसको लेना. हु इज युवराज अग्रवाल?
इसके बाद आप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करेंगे। ओरिएंटेशन के लिए हम उस वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर डिफाइन कर देंगे कि ये हमारा प्लेन इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। हाँ, आप उसके लिए उस प्लेन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल भी निकाल के बता सकते हैं, वाई एक्सिस के साथ एंगल भी निकाल के बता सकते हैं, जेड एक्सिस के साथ एंगल भी निकाल के बता सकते हैं। वो एक अलग चीज है, बट वी डोंट स्पेसिफाई दैट मैं 3D ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आपको, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग ऑल दोज वैल्यूज। लास्ट क्लास में थे आप लोग, अजिंक्य, अद्वैत, आप थे पिछली क्लास में? हाँ भी अद्वैत, वर यू देयर इन दी लास्ट क्लास? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को क्या लिखेंगे, तो हाउ डू यू राइट वेक्टर p? बोलो। वेक्टर p कैसे लिखेंगे, मेरे को वेक्टर p लिख के बता बस, वेक्टर p कैसे लिखेंगे? कोई डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं यार, क्या बकवास लिखे जा रहे हो तुम यहाँ पे अद्वैत। आई एम आस्किंग हाउ डू यू राइट वेक्टर p? वर यू देयर इन द लास्ट क्लास? You don't know? Then you are not revising what is being taught in the classes. ये क्या है? हाउ टू राइट पी क्यू वेक्टर? पता नहीं क्या, कोई डिस्टेंस फॉर्मूला बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। अभी समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ऐसे नहीं चलेगा ना यार, अगर आप क्लास में पिछली क्लास में पढ़ के नेक्स्ट क्लास में नहीं बैठोगे तो फिर तो सारा वो खत्म हो जाएगा। मेरे को ये भी सोचना पड़ेगा कि आपको लास्ट क्लास वाला याद है कि नहीं याद है, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा आगे वाली क्लास के लिए आपको। कितने लोग पूछ रहे हैं मेरे से माइनस ए कैसे आया, माइनस ए कैसे आया? और भी था कोई माइनस ए पूछने वाला? अजिंक्य, हाउ कुड यू आस्क दिस क्वेश्चन अजिंक्य? अब आवाज नहीं आ रही है अजिंक्य की। चलो ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला वाली बात होगी। तो एन कैप निकालना है, तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो बी सी आई कैप प्लस ए सी जे कैप प्लस ए बी के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक की बेसिक थ्योरी आपकी कंप्लीट होती है। लेट्स टॉक अबाउट क्विजेज नाउ। मैं आपको जरा समझा देता हूँ अपने को क्या क्या काम करना है। एक बार मैं ये स्क्रीन अनशेयर करके दूसरी जगह पे जा रहा हूँ।
चैट पे कुछ नहीं पोस्ट करे, मेरी बात सुनते रहे ध्यान से। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है? चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो आपका ये जो यूनिट 1 मैथमेटिकल टूल्स है, इसमें क्विज 1 आप लोग ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं, क्विज 2 आप अटेम्प्ट कर चुके हैं। नाउ दिस इज क्विज 1 वेक्टर्स। तो ये जो क्विज 1 है वेक्टर्स की, ये कंप्लीट वेक्टर्स के ऊपर एक एलिमेंट्री लेवल की क्विज है। इसमें डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सब कुछ है इसके अंदर। बहुत टफ नहीं है, एलिमेंट्री लेवल की है। तो एक बार आप सारी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं क्विज 1 के थ्रू। तो वही रिकमेंड की सबसे पहले आप क्विज 1 की प्रैक्टिस करेंगे। और आपको एक मॉड्यूल मैंने भी शेयर किया हुआ है, एक एलन का मॉड्यूल भी आपके पास है। उन दोनों के सारे बेसिक सॉल्व एग्जांपल्स और वो करने के बाद आप एक बार क्विज 1 ट्राई करेंगे। इस क्विज 1 में आपको 25 या 29 एलिमेंट्री क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके बाद आ जाती है क्विज की प्रैक्टिस। तो ये जो क्विज की प्रैक्टिस है, ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस 3, प्रैक्टिस 4, 5, 6, 7, ये सब आपकी इजी लेवल की क्विज हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर हर एक में 30 से 40 की रेंज में क्वेश्चंस हैं, जिनको 1 घंटे से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं लगना चाहिए सॉल्व करने में। तो ये सब आपने प्रैक्टिस करनी है। मेरी नेक्स्ट क्लास सैटरडे को है, सैटरडे से पहले पहले सैटरडे को ये वाली क्विज हम अटेम्प्ट करेंगे। ये आपकी एज ए टेस्ट होगी एंड आई विल मेजर योर परफॉर्मेंस इन दिस क्विज वेक्टर प्रैक्टिस फाइनल। मैं अभी इसका शेड्यूल यहाँ पे चेंज कर दूंगा और इसको प्रॉपर एक लाइव टेस्ट की तरह रखूंगा, जिसका एक फिक्स्ड टाइम होगा। ये उतने ही बजे एक्टिव होगी और एग्जैक्टली एक फिक्स टाइम के बाद ये बंद हो जाएगी। आप लेट हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी उसमें, राइट? तो ये कंडक्ट करेंगे एंड देन फिर हम एक ये वाली क्विज आपको दिख रही है, रिवीजन ऑफ मैथमेटिकल टूल्स एंड वेक्टर्स। ये रिवीजन में जेई एडवांस फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं और सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, कुछ पुराने क्वेश्चंस भी होंगे। तो संडे को इसको अटेम्प्ट करेंगे हम। और जब ये सारा कुछ हो जाएगा तब हम इस एडवांस लेवल क्विज पे आएंगे, जो कि अच्छी खासी डिफिकल्टी लेवल वाली क्विज होनी चाहिए आपके लिए। तो ये सबसे लास्ट में सॉल्व करना है आपने को, राइट? तो एज ऑफ नाउ बिफोर सैटरडे यू हैव द टारगेट कि एक बार सारा मॉड्यूल सॉल्व कर लें और प्रैक्टिस 1 से लेकर 6 तक और क्विज 01 वेक्टर ये कर लें। हाँ जी बिल्कुल, सैटरडे से पहले पहले आपने 7 तक प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आप इस सारी क्विजेज के लिए तैयार हो जाए। एक संडे को मैं आपका, सैटरडे को क्विज वेक्टर प्रैक्टिस फाइनल लूंगा और संडे को फिर मैं ये क्विज रिवीजन वाली लूंगा और फिर बाद में ये एडवांस लेवल क्विज का टेस्ट लूंगा। चलिए ठीक है जी, सेशन को क्लोज करते हैं यहाँ पे। थैंक यू।